हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। एजुकेशनल चैनल एविल मैथ्स एविल अर्थमेटिक्स पे आपका स्वागत है। मैं डी के मिश्रा। हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत चैप्टर वाइज में एक लेक्चर हमारा हो चुका था। आज दूसरा लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि पुराने जो प्रीवियस ईयर में उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसआई में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसको हम अध्यायवार पढ़ रहे हैं कि मतलब हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन या कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम चैप्टर वाइज आराम से एकदम इजी वे में एकदम बढ़िया ट्रिक्स फॉर्म में इसको पढ़ रहे हैं। तो आज दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर आपका प्रतिशत का हो चुका है, प्रतिशत के दूसरे लेक्चर पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो जिन भी दोस्तों को, जिन भाइयों को सोल्यूशन अच्छा लगता है या समझ में आ रहा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं सबको सबका आपका नोटिफिकेशन सबको मिलता रहे। और इससे बेनिफिट्स आपका भी है, क्योंकि आपका जल्द ही उत्तर प्रदेश की वैकेंसी रिलीज़ होने वाली है। और उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी जो रिलीज़ होने वाली उसमें प्रतिशत चैप्टर काफ़ी अहम भूमिका में, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसके पूछे जाए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, पुराने क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और अपने एक सीट को कंफर्म करिए। यहाँ पे यूट्यूब में आपको जितना भी एविल मैथ के चैनल पे या एविल अर्थमेटिक, दो चैनल्स हैं, एविल मैथ और एविल अर्थमेटिक, दोनों चैनल्स पे आपको जितना मैथमेटिक्स का पोर्शन है, डिस्क्रिप्टिव भी, मतलब फुल एक्सप्लेनेशन, फुल क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपका जो प्रैक्टिस सीरीज है, जैसे आपका प्रतिशत का प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, तो सब के सब टोटल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब यहाँ पे किसी को कोई चार्ज नहीं पे करना है, सारा सोल्यूशन आपको एकदम बेहतरीन ट्रिक्स फॉर्म में। तो आपको पूरा बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं सॉल्व करना है, नॉर्मल इतना इजी वे में। मतलब आप एक क्वेश्चन को देखो, 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 सेकेंड, मतलब देखो और आप जवाब दे दो, इतना इजी वे में आपको समझाया जाएगा। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, जुड़े रहिए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहला सवाल आपका है, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग। ध्यान से समझो, 40 के वर्ग के, 40 के वर्ग का मतलब क्या होता है? 40 का वर्ग मतलब 40 का स्क्वायर। 40 का वर्ग मतलब क्या हुआ? 40 का स्क्वायर। 40 को स्क्वायर को अगर हम लिखना चाहें तो 40 गुणे 40 लिख सकते हैं। मतलब क्या बोला? 40 गुणे 40 का 40%, 40 गुणे 40 के 40%, मतलब 40% का मतलब 40/100 हो गया, ये 40% हो गया। का चौथाई, चौथाई का मतलब क्या हुआ? 1/4 हो गया। यही इतना बोला गया सवाल में। अब देखो, मैंने कुछ नया यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व किया, जो आपके क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बोला गया, 40 के वर्ग का 40% का 1/4 या चौथाई भाग, यही इतना हमने बोला, वही इतना हमने लिख दिया। इसी को सॉल्व करना है। बोला कि इसका भाग ज्ञात, मतलब कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, एक जीरो इसका काट दो, एक जीरो इसका काट, दो जीरो कटा तो इसका 100 का दोनों जीरो हो गया, खत्म। ठीक है। अब यहां से इसको काट दो, 4 एक कम 4 और 4 से 4 कट गया। अब बचा आपके पास क्या? 4 गुणे 40 बच गया। कितना बच गया? 4 गुणे 40 बच गया। 4 चौके 16, मतलब कितना बन गया? 160 आ गया। कितना आ गया? 160 आ गया। और आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। सिंपल, एकदम साधारण सा सवाल है, बहुत टफ सवाल नहीं है, एकदम सिंपल सा। तो यूपीपी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीपी 2019 का कुछ सवाल है ये। ठीक, समझ में आ रही बातें? चलिए भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या पूछा गया है, देखिए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उनके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। पांचवें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करो। अब ध्यान से समझो इस सवाल को। अब कन्फ्यूजन यहाँ पे है कि टोटल मैक्स मार्क क्या, मतलब कुल पूर्णांक क्या है इसका। अब पूर्णांक की अगर ध्यान से समझो, अगर 79 मार्क पाया, 81 पाया, 88 पाया, 94 पाया, मतलब हर विषय का पूर्णांक कितना था? 100 था। हर विषय का पूर्णांक कितना था? 100 था। जब हर विषय का पूर्णांक 100 था तो हमारे पास कितने विषय थे? पांचवें विषय की बात कर रहे हैं, मतलब 5 विषय था, तो टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ? पूर्णांक हो गया टोटल, जहां से उसको नंबर मिलने हैं, तो पूर्णांक 500 हो गया।
अब बोला गया पूर्णांक का 85% अंक प्राप्त किया, तो सबसे पहले पूर्णांक का 500 का 85% निकाल लो आप। 85% आप निकाल लो। रीजन क्यों 85% निकालने, क्योंकि बोला गया सवाल में पहले एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, तो कुल पूर्णांक कितना था 500 था, 500 का 85% निकाल लो तो कितना बनेगा 100 एक कम 100, 100 पंचे 500 हो गया। क्या बन गया 5 गुणे 85 बन गया, तो 5 गुणे 85 को गुणा कर लो तो 50 में 25 और 5 8 40 2 42 कितना आ गया 425 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया 425 नंबर हो गया। उसने कुल 425 नंबर प्राप्त किए थे। बट अब 425 नंबर क्या थे, पांचों विषय को मिला के थे। क्या थे, पांचों विषय को मिला के थे 425 नंबर। तो हमको चार ही विषय का नंबर दिया गया, हमको पांचवा विषय प्राप्त करना है। तो क्या कर ले, पहले विषय में नंबर कितना 79 नंबर पाया, दूसरे में कितना पाया 81 नंबर पाया, तीसरे में कितना पाया 88 नंबर पाया, और चौथे में कितना पाया 94 नंबर पाया। और पांचवें का पता नहीं, हमने यहाँ पे एक्स कर दिया। और कुल कितना नंबर पाया था उसने 425 नंबर पाया। कितना नंबर पा गया 425 नंबर पा गया। अब ध्यान दो, इन सबको आपस में जोड़ लो, कितना होगा 4 8 4 12, 12 1 13, और 13 9 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा भाई। 13 9 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास 2 बचा। ऐड करो 9 8 17, और 17 3 20 5 25, और 25 5 30, 2 32, 2 कितना हो जाएगा 32, 2 आपका कितना 34 हो गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब फिर से ऐड कर लेते हैं 8 4 12, 12 1 13, 13 9 कितना हो गया 13 9 आपका कितना हो जाएगा 22, 22 का 2 और 2 यहाँ पे शेष बच गया। 9 8 17, 17 में 8 ऐड कर लोगे आप कितना हो 17 3 20, और क्या हो जाएगा 5 25 हो जाएगा। अब 25 में 7 ऐड कर दोगे, अब 25 5 30, 2 32, और 32 2 34, 342 धन यक्ष बराबर कितना हो गया 425 हो गया। तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 425 माइनस 342 हो जाएगा, माइनस 342 होगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, कितना आएगा 5 से तो गया कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे 12 से 4 गया कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, मतलब कितना नंबर हुआ 83 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया 83 नंबर। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन इसमें सही हो गया। समझ में आया, परीक्षा में 85 अंक प्राप्त 85% अंक प्राप्त हुआ। तो सिंपल था कि 500 का हमने 85% निकाल लिया तो कुल नंबर प्राप्त हो गया। अब कुल नंबर जो हमको प्राप्त हुआ कितना था 425 था। तो 425 टोटल पांचों विषय का नंबर था, जिसमें से पांचवें विषय का नंबर कितना आ गया 83 नंबर आ गया। क्लियर है, समझ में आया। चलिए भाई अगले सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। अब देखो परसेंटेज ही परसेंटेज दिखाई दे रहा है इस सवाल में, लेकिन बहुत टफ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा है। क्या बोला 800 के 85%, तो कुछ नहीं, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखते 800 का 85%। चलो 800 का 85% लिख दिया। के 120% मतलब 120% लिख दिया। ठीक है, के 40% इसका 40% लिख दिया। ज्ञात करो, सॉल्व कर डालो भाई। 1 2 0 उड़ा दिया, 2 0, 2 0 यहाँ से गायब कर दिया, लो इसका भी 2 0 खत्म कर दिया। अब यहाँ पे बचा 100, यहाँ पे बचा 8 85 समथिंग। अब इसको काट दो, 4 दुआई 8, सॉरी 2 चौके 8, और इसको कर दें कितना 50 हो गया। अब कितना फिर से 4 कर दें, 2 दूना 4, और 2 25 में इतना आ गया। अब और कुछ कटेगा भाई, 5 से काट दो, 50 में 25, और 5 1 कम 5, 5 7 35। कितना मिल गया आपको 2 गुणे 17 गुणे 12 गुणे 4 बटे कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई करना है, 17 दूना 34, 12 चौक 48, 34 गुणे 48 कितना बन जाएगा 34 गुणे 48 बटे 5, और 5 से भाग लगाएंगे, बाद में 48 है तो टोटल बन जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई करोगे 326.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 326.4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जो हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्लियरली। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगले सवाल को ध्यान से पढ़ो। 360 का
30%, 360 का कितना 30% माइनस 280 का 10% बराबर है 80 के कितने परसेंट के। अब इसमें हमको निकालना है 800 के कितने, 80 नहीं 800 के कितने परसेंट के बराबर है। तो सिंपल, बहुत सिंपल सवाल है, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते जाओ। 360 का 30% लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसमें से माइनस लगा दिया 280 का 10% लगा दिया, बराबर कर दिया 800, 800 का कितना परसेंट नहीं पता, बटे 100 कर दिया। बस सॉल्व कर डालो। एक जीरो इसका गया, एक जीरो इसका गया, एक जीरो इसको काट दिया, एक जीरो इसको काट दिया, कितना हो गया 3 छंगे 18, 3 त्रिक 9 1 10, 108 मिल गया। यहाँ पे भाई एक जीरो इसका काट दिया, एक जीरो इसका काट दिया, कितना बन गया, अब यहाँ पे 10 से काट दिया, यहाँ पे कितना बन गया आपका 28 बन गया। कितना बन गया 28, पक्का ना 28 ही आ जाएगा। 280 का 10% कितना हो जाएगा आपका 28 हो गया, ठीक है। और 360 का 30% कितना हो गया 108 हो गया, ठीक। बराबर कितना हो गया 800 गुणे यक्स बटे, तो इसमें से अगर काटना चाहो तो इसके दोनों जीरो काट दो, यहाँ पे 8 बचेगा। इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 8 यक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 8 यक्स लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझो, इसमें कितना बचेगा, घटा दोगे तो क्या बचेगा 80 बचेगा। 80 बराबर कितना 8 यक्स, 80 बराबर कितना आ जाएगा 8 यक्स, मतलब x बराबर क्या मिल गया 10 मिल गया। क्या मिल गया 10 मिल गया। कितना परसेंट भाई 800 का 10% अगर हम लोग निकाल लेते तो 300 का 30% माइनस 280 का 10% के बराबर आता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। एकदम सिंपल सा सवाल है, जैसा जैसा सवाल ने बोला, देखो इसमें कुछ भी नहीं हमने बदला, कुछ नहीं चेंज नहीं किया, जैसे जैसे सवाल बोलता गया वैसे वैसे। अब इस पर कोई अगर कोई ट्रिक लगाने की बात करें, ट्रिक्स की भी बात है। 360 का ट्रिक्स क्या करोगे, 360 का 30% करना है। 30% का मतलब इसको फ्रैक बहुत करोगे, भिन्न में बदल के सॉल्व करोगे, मतलब क्या हुआ 3/10, 360 का 3/10 और 280 का 1/10, यही इतना निकाला बदला जा सकता है इसमें। तो ट्रिक के फॉर्म में आओगे तब भी आपको यही सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। अब देखो, अब इसमें 40% कीमत बढ़ाई गई, ठीक है। तो कोई परिवार चीनी के प्रतिशत में कितनी कमी कर दे ताकि परिवार का खर्च ना, मतलब खर्च वही रहे पुराना वाला। अगर खर्च को पुराना रखना है तो सिंपल सा एक फॉर्म है यक्स बटे वाई गुणे 100। ये परसेंटेज फाइंड करने का, जहां पे यक्स क्या होता है परिवर्तन होता है, वाई क्या परिवर्तन के बाद मूल्य होता है। यक्स क्या है, इसको हम बोल सकते हैं परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ, और क्या है परिवर्तन के बाद मूल्य, परिवर्तन के बाद मूल्य, परिवर्तन के बाद मूल्य हो गया। तो परिवर्तन कितना है 40% है, परिवर्तन के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, मान लेते हैं हमारा मूल्य 100 रुपए था, तो परिवर्तन के बाद कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो 40/140 गुणे क्या हो गया 100 हो गया। सिंप्लीफाई कर दो, 0 से 0 काट दिया, कितना बच जाएगा 400 बटे कितना 14। इसको डिवाइड करो भाई, कितना 14 दूना 28, 14 त्रिक 22, 3 तो जाएगा नहीं, मतलब कितना सबसे पहले 14 दूना 28, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कितना 14 दूना 28, 2 30 10 40, मतलब 12 120 बनेगा। तो इसके बाद कितना 8 जाएगा, 8 ले गए, मतलब 28 किसके साथ है, ये रहा 28, मतलब 28 सही 4/7% हो गया। कितना हो गया 28 सही 4/7% हो गया। हमने देखो सिंप्लीफाई 28 ही सॉल्व किया, आगे नहीं सॉल्व किया, क्यों, यहाँ पे 14 दूना 28, उसके बाद हमारे पास बचेगा 12, 12 120 बनेगा, 14 अट्ठे, उसके बाद पहाड़ा जाएगा, उसके आगे जाएगा नहीं, नवैया जाएगा नहीं, नवैया जाएगा नहीं, तो 28 मिल गया, 28 और किसी के पास नहीं है, तो मतलब आपका यही वाला बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, 28 सही 4/7%। समझ में आ रही बातें, बहुत टफ सवाल नहीं है, सिंपल सिंपल से सवाल है, बस आपको समझना है, थोड़ा सा ट्रिक्स फॉर्मूले समझ के रखने हैं। क्लियर, ये भी यूपीपी 2009 का ही सवाल है। क्लियर, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, थोड़ा सा
नीचे दिया गया बेन आरेख, नीचे दिया क्या बोला गया, नीचे दिया गया बेन आरेख कन्नड़ भाषा, हिंदी भाषा और तेलुगु के ज्ञान के संबंध में एक शहर में 1500 लोगों, कितने लोग, 1500 लोग हैं, उनके संबंध में सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। एक बेन आरेख दिया गया। अब देखो बेन आरेख को ध्यान से समझो, बेन आरेख को समझते हैं। कन्नड़ 1500 लोग हैं, कितने लोग हैं, 1500 लोगों के बारे में बात की गई है। अब देखो 500 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कन्नड़ बोलते हैं। ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये सिर्फ कन्नड़ वाले हैं। कौन है, सिर्फ कन्नड़ वाले। अब यहाँ पे 150 लोग ऐसे हैं जो कन्नड़ और तमिल दोनों बोल रहे हैं। 150 देखो, एक तमिल वाले में भी हैं, कन्नड़ वाले में 150 लोग ऐसे हैं जो कन्नड़ और तमिल दोनों बोल रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान से देखो 50 लोग ऐसे हैं जो कन्नड़, तमिल, हिंदी तीनों बोल रहे हैं। फिर इधर आते हैं तो 300 सिर्फ तमिल जानते हैं, 150 तमिल और हिंदी जानते हैं। फिर यहाँ अगर आते हैं तो 250 सिर्फ हिंदी जानते हैं, 100 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और कन्नड़ जानते हैं। ठीक है, और 50 तो आपको दिख ही रहा है यहाँ से, 50 लोग ऐसे हैं जो तीनों भाषाओं को, कन्नड़, तमिल, हिंदी तीनों को जानते हैं। अब इसी के आधार पे आपका सवाल पूछा गया है। आपका सवाल क्या है, आपका सवाल ध्यान से समझो। आपका सवाल देखो, सवाल क्या है, सभी 3 भाषाओं को जानने वाले, क्या, सभी 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो सभी 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 50। सीधा सीधा लिखा, तीनों भाषा। और उन व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है जो कन्नड़ नहीं जानते। अब देखो अनुपातें, यहाँ पे अनुपात लगा देते हैं। कन्नड़ कौन कौन नहीं जानता भाई। अब देखो एक तो यहाँ पे 300 लोग ऐसे सीधा सीधा हैं जो कन्नड़ नहीं जानते, है ना। 150 यहाँ भी हैं जो कन्नड़ नहीं जानते, है ना। और 250 लोग यहाँ भी हैं जो कन्नड़ नहीं जानते, 250 लोग यहाँ भी जो कन्नड़, बाकी इधर इस लाइन के इधर जितने भी हैं सबके सब कन्नड़ जान रहे हैं। यही 300, 150 और 250 लोग ऐसे हैं जो कन्नड़ नहीं जान रहे हैं। अब जो कन्नड़ नहीं जान रहे, इन दोनों का अनुपात हमको बताना है। तो मतलब ये 50 हो गया, अब 50 अनुपाते जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 2 1 300, 400, 700 हो गया। 50 अनुपाते 700 हो गया। 50 अनुपाते 700 को बदलो, 0 से 0 कट गया, है ना। 5 1 कम 5 हो गया, अनुपाते 5 1 कम 5, 3 ही 2 बचेगा, 5 चौके 20, कितना हो, 1 अनुपाते 14 हो गया। कितना हो गया, 1 अनुपाते 14 प्राप्त हो गया। अब देखो 3 लाइन का सवाल है, खाली ग्राफ को ध्यान से समझना है। क्या करना है, खाली ग्राफ को ध्यान से समझना है। 1-2 स्टेप का सवाल है। कितना आ गया, 1 अनुपाते 14। और कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो गया। पहला वाला ऑप्शन ही आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। कितना आंसर आ गया, 1 अनुपाते 14 आ गया। क्लियर है, एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अगले सवाल में इस चीज को ध्यान रखना है, आपका ग्राफ यही रहने वाला है, आपका ग्राफ यही रहने वाला है। तो आपका ग्राफ ध्यान से रखो। अगला सवाल क्या है, तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या। तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या और कन्नड़ तथा हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या। कितना, तेलुगु और कन्नड़, ध्यान से समझो, तेलुगु और कन्नड़। तेलुगु कहाँ है भाई, देखो ये रहा तेलुगु, ये भी तेलुगु में है। और कन्नड़, तेलुगु और कन्नड़ जानने वाले कितने लोग हैं, 150 लोग। कितने लोग हैं, 150 लोग। ठीक है, तेलुगु और कन्नड़ और हिंदी जानने वाले लोग कितने हैं। दूसरा सवाल है, दूसरा ये था कन्नड़ और हिंदी, कन्नड़ और हिंदी। तो मतलब 150 लोग तेलुगु और कन्नड़, और 100 लोग ऐसे हैं जो कन्नड़ और हिंदी जानते हैं। तो इनका अनुपात पूछा गया। अब भाई इनका अनुपात क्या हो जाए, तेलुगु और कन्नड़ का कितना था, 150 था, अभी हमने बताया। और फिर से इनका दूसरे का अनुपात कितना, 100 था। इनका अनुपात निकाल लो, सिंपल से दिख रहा है भाई। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो कितना हो जाएगा, 15 अनुपाते 10 हो गया। फिर से 5 से काट दो, 3 अनुपाते 2 हो गया। कितना आंसर हो जाएगा, 3 अनुपाते 2। और कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल सिंपल से सवाल है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है तेलुगु और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या, हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या का अनुपात क्या है। तेलुगु और हिंदी,
तेलुगु और हिंदी, अभी हमने पीछे निकाला तेलुगु और हिंदी कितने, तेलुगु और हिंदी 150 अभी निकाले थे हम लोग, है ना। तेलुगु और हिंदी हम लोग अभी 150 निकाले थे। उसके बाद तेलुगु और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या का अनुपात। हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या कितनी है, अब ध्यान से देख लेते हैं हिंदी के ज्ञान वाले कितने हो भाई। हिंदी के ज्ञान वाले लोग कितने हैं, 250 हैं। कितने हैं, 250, मतलब जो प्योर हिंदी जानते हैं, जो सिर्फ हिंदी ही जान रहे हैं। तो जो सिर्फ हिंदी ही जान रहे हैं और कितने हैं, 250। तेलुगु और हिंदी जानने वाले कितने हैं आपके पास, 150। तेलुगु और हिंदी जानने वाले कितने हैं, 150। तेलुगु और हिंदी 150, केवल हिंदी 250। तो इनका हमको बताना है क्या, अनुपात। तो कितना मिल जाएगा भाई, 100 अनुपात 150 अनुपाते 250। सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 कट गया, 5 तिहाई 15, 5 में 25, कितना हो गया, 3 अनुपाते 5 आ गया। कितना आ गया, 3 अनुपाते 5 प्राप्त हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं, ठीक। चलिए इसी के बेसिस पे अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है कि निम्न बेन आरेख उन व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता है जो व्यापार करते हैं। जो व्यापार किसका, चावल का, गेहूं का और चने का। किसका, चावल का, गेहूं का और चने का व्यापार कर रहे हैं। अब इसमें हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, कितने व्यापारी गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। कितने व्यापारी गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। अब ध्यान से समझो, गेहूं का व्यापार और चने का व्यापार। तो गेहूं और चने में ध्यान से समझो, कितने व्यापारी गेहूं और चने का व्यापार, गेहूं का भी करते हैं और चने का भी करते हैं। कौन है ये, देखो 2 कॉमन दिख रहा है, 2 व्यापारी। अब 2 व्यापारी तो होंगे नहीं भाई, गेहूं और चने में कितना हो, 100, कौन सा है, 2 आपके, यही तो 2 हुए। और कोई ऑप्शन इसमें तो दिख नहीं रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका सही। देखो इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, क्वेश्चन को सिंपल साधारण सा देखना है और उसके बाद उसका जवाब दे देना है। यही तो बोला गया ना, गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। अब देखो गेहूं वाले लिस्ट में 2 आ रहे हैं, चने वाले लिस्ट में भी 2 आ रहा है, मतलब ये 2 व्यापारी ऐसे हैं जो गेहूं और चने दोनों का व्यापार करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या का चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या। गेहूं और चना, गेहूं और चने का अनुपात अभी आप लोगों ने देखा कितना था, 2 था। 2 अनुपात नहीं, मतलब 2, गेहूं और चना दोनों को बेचने वाले व्यापारी कितने थे, 2 थे। अब हमको क्या चाहिए, चावल और गेहूं का अनुपात चाहिए, चावल और गेहूं का अनुपात। अब देखो चावल और गेहूं दोनों, चावल और गेहूं दोनों बेचने वाले कितने हैं, 20 लोग हैं। कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। मतलब इनका अनुपात निकालना है तो क्या बन जाएगा, 2 अनुपाते 20, मतलब 1 अनुपाते 10 हो जाएगा। यही हमारा जवाब भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे सिंपल साधारण साधारण से सवाल पूछे गए हैं। खाली आपको बेन आरेख दिया गया तो बेन आरेख देख के कुछ लोग घबरा जाते हैं, अरे अब पता नहीं क्या सॉल्व करने को दे देगा। कुछ नहीं, एकदम सिंपल साधारण सा क्वेश्चन पूछा गया, बस बेन आरेख बना दिया गया आपको। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ। चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या का केवल चने के व्यापारियों के साथ अनुपात बताना है। चावल और गेहूं, अब देखो चावल और गेहूं के व्यापारी कितने थे, अभी देखो यहाँ पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला 20। कितने हैं, चावल और गेहूं को कितने हैं, 20 हैं। और किसके साथ, केवल चने का, केवल चने वाले व्यापारी कितने, देखो ये 65 व्यापारी टोटल चने के हैं, 65 व्यापारी चने के हैं। और चावल और गेहूं की अगर बात करें, चावल और गेहूं, चावल और गेहूं वाले अभी हमने पीछे निकाला था कितने थे, 20 थे। और केवल चने वाले कितने हैं, 65 हैं। तो कितना हो जाएगा, 20 अनुपाते 65। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5 चौके 20, 5 कम 5, 5 तिहाई 15, मतलब कितना हो गया, 4 अनुपाते 13 आ गया। कितना आ गया, 4 अनुपाते 13। कितना आया, 4 अनुपाते 13। कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, 4 अनुपाते 13 आपका जवाब हो जाएगा। कौन सा जवाब हो जाएगा आपका, 4 अनुपाते 13। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, सी वाला ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आई। देखिए आज का लेक्चर हम लोग इसी पे बंद करते हैं।
ध्यान से समझिए। सारी चीज जितने भी क्वेश्चंस आपके देखो, सबके सब क्वेश्चन 2018, 2009, 2009, फिर 2019, 2019 सारे के सारे यूपीपी के पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये आज हमारा आपका दूसरा लेक्चर था। प्रतिशत के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं हम सारे के सारे सॉल्व कराने वाले हैं। आपको डेली का डेली एक कुछ क्वेश्चंस आपको प्रतिशत के बेस पे जितने यूपीपी में, यूपीएसआई में पूछे गए, डेली आपको अध्यायवार, प्रतिशत ही नहीं जितने भी अन्य चैप्टर हैं सारे के सारे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप चैनल को ध्यान से देखते रहिए, लेक्चर को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के पास शेयर करिए, दोस्तों को बताइए। ओके, धन्यवाद।